नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे ट्रॉमा के बारे में। क्या कारण है कि एक ही ट्रॉमा दो लोगों को अलग असर करता है या डिफरेंटली असर करता है, और क्यों ऐसा है कि किसी में रेजिलियंस ज़्यादा होता है और किसी में नहीं होता है। कुछ छोटी छोटी बातें करूँगी, कहीं दूर नहीं जाएंगे, मैं अपनी खुद की बात करूँगी। तो अगर आप लोग जानते हो तो मेरा बचपन जो है काफ़ी ट्रॉमेटिक था, नॉट फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज माई फैमिली वॉज वेरी सिक्योर एंड वेरी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग, बट मैंने अपनी लाइफ में फिजिकल अब्यूज़ एज अ चाइल्ड कई बार फेस किया है, एज अ चाइल्ड एंड प्लस एज एन अडल्ट एज वेल एक्चुअली। क्योंकि बचपन में जब मैं 5-6 साल की थी, तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मोलेस्टेशन करके मैंने बनाया था, उसमें सारे किस्से बताए हैं। लेकिन जल्दी से बता दूं कि भाई 5 साल की थी तो मेरे पड़ोस में जहाँ मैं जाती थी, जो मेरे दोस्त थे, उनके मामा मुझे मोलेस्ट करते थे एंड लाइक टू क्वाइट एन एक्सटेंसिव, और काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। तो लेकिन आज जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, और बाद में अडल्ट होके भी मोलेस्ट हुई हूँ और घर के नौकरों ने भी किया है, कुछ हैं 2-3 मेरे साथ रहा है ये किस्सा अटैच्ड, कई लोगों ने किया। लेकिन बात ये है कि मेरे ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। ये हुआ भी होगा शायद, मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को एज अ किस्सा या एज अ कहानी नरेट कर पाती हूँ दूसरों के सामने, और इससे मैं उबर चुकी हूँ। मुझे उसका कोई ट्रॉमा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव हील्ड फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं काफ़ी सिवियर उससे गुजरी थी और मैं हील हो चुकी हूँ मेरे हिसाब से। तो मुझे कहीं ये फीलिंग होती है कि कैसे लोग फंसे रह जाते हैं उसी जगह, कैसे लोग नहीं हील हो पाते। एक और कहानी बताती हूँ। तो मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनकी लड़की को एक बार वो अपने किसी अंकल के साथ छोड़ के गए थे, और अंकल ने कोशिश करी, कर नहीं पाए थे, कोशिश करी थी उसको फिजिकली अब्यूज़ करने की, लेकिन उस लड़की ने काफ़ी आवाज़ उठा दी थी, पुलिस भी आई थी और बात पलट गई थी। लेकिन ये जो इंसिडेंस है जिसमें कुछ एक्चुअली कोई अब्यूज़ हुआ भी नहीं था, सिर्फ बात हुई थी अब्यूज़ होने की, उसका ट्रॉमा उस लड़की को आज तक है। अब वो कितनी मुझसे छोटी है शायद, लेकिन फिर भी 20-25 साल से है वो ट्रॉमा उसके साथ, और ज़्यादा ही होगा, और वो उससे उबर ही नहीं पा रही है। तो उसकी मदर से ऐसी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि भाई तुम you've dealt with it really well and you've healed from that, बट मेरी लड़की का तो ऐसा है नहीं, तो अभी तक उस चीज़ को लेके बैठी रहती है और उसके चक्कर में बच्चों को भी ध्यान नहीं देती है, और पता नहीं उसका क्या है। वो कहती है कि भाई उसकी वजह से उसका सब खत्म हो चुका है। शी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, शी ऑलवेज हैज़ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, सम ट्रॉमा, कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या हो गया उसको। तो मैं सोचा कि भाई ऐसा क्यों है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मैंने खोजने की कोशिश करी YouTube में और सब जगह जाके कि क्यों ऐसा है कि हीलिंग प्रोसेस में इतना डिफरेंस। मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं नाम लिख दूंगी किस चैनल में या यहाँ कहीं बता दूंगी। उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं ट्रॉमा के बारे में और मेंटल इलनेस के बारे में और हीलिंग और इन सब के बारे में। तो उन्होंने कुछ एक किस्सा बताया या एक एग्जाम्पल दिया कि क्यों हीलिंग प्रोसेस सबका अलग होता है और क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी एक व्यक्ति या 2 लोग बैठे हैं एक कार में, और उस कार का एक्सीडेंट होता है। इम्पैक्ट दोनों लोगों को एग्जैक्टली सेम लगता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है उस चीज़ से जीवन उसका आगे बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहीं अटक के रह गया है। उसके बाद उसकी पेन्स रहते हैं उसकी बॉडी में, कभी उसको सर्दियों में पेन शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स उसकी हैं। इतना तक कि कई बार लोग विश्वास भी नहीं करते हैं कि उसको ऐसा कुछ है। ऐसा लगता है कि वो अटेंशन क्रेव करता है और अटेंशन के लिए ये सब करता है, ऐसा उस पर इल्ज़ाम भी लगता है। तो ऐसा क्यों? तो उसने कहा ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी तकलीफें ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसका कारण सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, उसके अंदर कोई पहले का ट्रॉमा छुपा हुआ है। उन्होंने फिर कार एक्सीडेंट को चाइल्ड अब्यूज से रिलेट किया। तो उनका चाइल्ड अब्यूज जब होता है तो वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं होता। बच्चा अपने को उस चीज़ से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली सेम कार एक्सीडेंट में होता है।
तुम्हें पता नहीं होता ये होने वाला है, इसका अंदेशा नहीं होता, अचानक होता है। तुम अपने को उसके बारे में कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी जो बच्चा है जिसको अब्यूज़ हुआ है बचपन में, वो समहाउ इस चीज़ से उसकी वो चीज़ें जो थी, वनरेबिलिटीज़ थी उस समय की, वो ट्रिगर हो जाती हैं और वो हील नहीं कर पाता। तो इसी बात से मुझे फिर लगा कि जो मेरी फ्रेंड है जिसकी लड़की नहीं ठीक हो पा रही, उसके पीछे क्या होगा। तो मुझे याद आया कि उसकी मदर ने मुझे एक चीज़ और बोली थी जो मुझे काफ़ी अजीब और आश्चर्यजनक लगी थी। उसने कहा था कि उसकी लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रेव करती थी। वो घर पे जब छोटे थे वो लोग, तो घर के अंदर अगर उनको छोड़ो तो बहुत तहस नहस कर देते थे घर। तो उसको सफाई का बहुत है और वो लड़की तहस नहस करती थी चीज़ें। तो उन लोगों ने उसका सल्यूशन क्या निकाला था कि जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो बच्चों को वो अपने घर में नहीं छोड़ते थे, बाहर घर के छोड़ देते थे। वो लोग ऑफिस जाते थे कार से, घर में ताला लगा देते थे और उन लोगों को बाहर छोड़ देते थे लड़की को, और वो वहीं खेलती रहती थी पूरे दिन। जब वापस आती थी मदर तो वो वापस घर के अंदर जाती थी। मेरे को तो सोच के बहुत ही अजीब लगा कि हे भगवान, कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। लेकिन उसने किया था और वो बड़ी इजीली इस बात को बता रही थी। उसे कोई इसका गिल्ट नहीं था कि उसने कुछ गलत किया। तो मुझे लगा कि शायद उन सब चीज़ों की जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है या जो भी चीज़ें हैं, उसी से शायद रिलेट होके ये होगा, कह नहीं सकते। एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मेरी लड़की ने एक बार मुझे बोला था कि उसको फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत था, बहुत है एक्चुअली, अभी भी है। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे थे, इस वीडियो के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने उससे फिर से डिस्कस किया। मैंने पूछा कि भाई, मुझे काफ़ी शौक लगा था कि उसको ऐसा क्यों है। तो आज मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी वो खौफ है। तो कहती नहीं, अब वो नहीं है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, बट डिफरेंट तरीके का। तो मैंने कहा क्या डिफरेंस है। कहते पहले ये लगता था कि तुम छोड़ के चली जाओगी, कि तुम आओगे नहीं वापस। तो उसको अगर मैं रिलेट करूं तो जब वो 3 महीने की थी तो मैंने ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया था। वो घर में ही रहती थी। समहाउ घर में उसने वो कंफर्ट उसको मिला ही नहीं मेरी एब्सेंस में शायद, जिसकी वजह से वो पूरी रात मुझे जगाती थी। जब मैं ऑफिस से वापस आ जाती थी ना, तो वो रात में सोने नहीं देती थी, क्योंकि उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं फिर से ना चली जाए। ये सब मैं बाद में सोच रही थी। तो उसको ये फियर आ गया हमेशा के लिए कि ये तो चली, क्योंकि जब वो सोती थी थकार के, तो सवेरे वो उठती थी, उससे पहले तो मैं फिर चली जाती थी। तो उसको ये था कि मैं सोई ना। वो तो सोती नहीं थी इसलिए कि वो सोती थी तो मैं चली जाती थी। तो ये फियर बहुत था उसका। अभी कहती है अभी भी फियर है, लेकिन अब फियर ये है कि क्योंकि एज हो रही है सबकी, और कहीं ये फियर कि कहीं ये मर ना जाए, चली ना जाए, खत्म ना हो जाए, ये फियर, विच इज लॉजिकल। अब उसका कारण ये भी है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट ज़्यादा उन लोगों में होता है, बच्चों में या उन फैमिलीज़ में ज़्यादा देखा गया है जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। उसका भी एक बात बताऊं कि ओरिजिनली जो कम्युनिटीज़ फॉर्म थी, नहीं कहते थे कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक पूरी कम्युनिटी या एक पूरा विलेज या गांव लगता है। पर नए ज़माने के हिसाब से तो गांव कहीं रहा नहीं। सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माँ बाप होते हैं बस। बच्चा ज़्यादा करके चाइल्ड केयर में दिन बिताता है, क्योंकि माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था, जो जॉइंट फैमिलीज़ का कंसेप्ट था, वो कितना हेल्दी था वो आप सोचें। क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता था, एक की कमी दूसरी पूरी कर देता था। तो जिससे फॉर इंस्टेंस बच्चा एक जॉइंट फैमिली में पैदा होता, तो एक आदमी उसको देखभाल नहीं कर रहा, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा नहीं, चाचा, फूफा, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो सब देखते हैं, तो बच्चे का प्यार भी सबके लिए होता है। तो उसका वो कभी ऐसी स्थिति नहीं उसके पास आती कि घर में कोई नहीं है, वो अकेला पड़ गया। तो कोई ना कोई होता ही है, वो सिक्योर्ड हमेशा फील करता है। तो ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट उन बच्चों को नहीं होता। लेकिन आजकल ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कोई होता ही नहीं, माँ बाप हैं। अब माँ बाप चले गए काम करने, तो बच्चा तो अबैंडन्ड ही फील करता है हर वक्त, हर रोज़। तो उसको वो फियर घर करके बैठ जाता है। और दूसरी चीज़ की ये जो फियर है कि आजकल ये भी है ना तरीका कि माँ बाप कई बार बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भाई फिर मैं छोड़ के चली जाऊँगी। पता नहीं क्यों बोलते हैं, मेरे को तो बोलने में भी तकलीफ हो रही है।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो हमारी कम्युनिटी किस तरह से बनी थी, क्यों आज ऐसा है कि मेंटल इलनेस या ट्रॉमास लोगों के पास इतने सारे हैं, तो कुछ तो होगा ना जो हमने गलत कर दिया है कहीं। तो उनमें ये भी एक है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट इसके लिए हो जाता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो ट्रॉमास हैं दे एक्चुअली रिजल्ट इनटू इलनेसेस, जो मेंटल इलनेस होती हैं तरह तरह के। कहते हैं कि जो MS है, फिर ब्रेस्ट कैंसर है, औरतों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। उन लोगों को, औरतों को ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि औरतों के साथ कैसा है ना कि औरतों की जो परवरिश होती है, अब थोड़े चेंजेस शायद आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी परवरिश होती है इसीलिए होती है कि वो अपने को सैक्रिफाइस करें, अपने मन का कुछ ना करें, दूसरों की खुशी देखें, दूसरों के लिए करें, घर की देखभाल करें, इसकी देखभाल करें, उसकी देखभाल करें। तो जो उनके जो ट्रॉमास होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, और उससे ये रिलेटेड बीमारियां निकलती हैं। ट्रॉमा को हील कैसे करें अपने, तो उस पर मैं देख रही थी इसी वीडियो में, तो बंदा ये बोलता है कि जो नेचर है उसने हर व्यक्ति को इस तरह से बनाया है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजंस खुद ले, जो करना है खुद डिसाइड करे। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो नो का प्रयोग बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत इजीली करता है। कोई चीज़ खानी है, नहीं, नो, आई डोंट वांट टू ईट इट, नो, नहीं, ये सब रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस फैमिलीज़ में होते हैं कि ये वो कर सकता है, ये वो नहीं कर सकता, रूल्स रूल्स रूल्स, तो वो जो नो की आदत होती है, नो बोलने की कला जो है वो ख़त्म हो जाती है। या जो फ्रैंकनेस है कि मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है उसके लिए मैं तुरंत ना बोल दूंगा, वो हट जाता है। क्योंकि फिर वही है कि ये बेटा खा लो, तो तुम्हें लगेगा अगर नहीं खाऊंगा तो माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ गुस्सा हो जाएगी तो फिर वो मुझे सज़ा देगी, शायद मुझे कमरे में बंद कर दे, अगर ऐसा करेगी हो सकता है वो घर छोड़ के चली जाए। तो तरह तरह के फियर्स उससे कल्टिवेट होते हैं। तो हीलिंग के लिए, ट्रॉमा के हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू गो बैक टू नोज़। हमें वी हैव टू लर्न टू से नो अगेन, क्योंकि अगेन अगर हम नो नहीं कहते हैं तो वो जो आदत है ना कह पाने की, उससे हम एक्सप्लॉइट होते हैं, बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ, या मैं ऐसी क्यों हूँ कि मेरे में रेजिलियंस कहाँ से आया। कुछ तो इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत रेजिलियंट है, उनसे आया होगा, पर कुछ मेरे खुद की पर्सनालिटी की वजह से, क्योंकि मैं कोई सीक्रेट नहीं रखती हूँ एज सच, बहुत ज़्यादा ओपन हूँ और बहुत ज़्यादा मुंहफट हूँ, बहुत ओपनली चीज़ें डिस्कस और बोल लेती हूँ, चाहे वो कैसी भी हों, चाहे मेरे लिए तकलीफदायी हो। मैं चीज़ों को छोटा कर देती हूँ, निम्न कर देती हूँ, सिंपल कर देती हूँ। ये मेरी खासियत है, ये मैं कर पाती हूँ। बहुत किसी भी प्रॉब्लम को मैं हवा नहीं बनने देती हूँ, उसको हमेशा इन द बिगर पिक्चर देख पाती हूँ कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ये लाइफ की बिगर पिक्चर में मायने रखती है कि नहीं, और रखती है तो कितना रखती है, कि 4 साल बाद इसकी क्या मायने होगी, इससे मुझे किस क्या असर होने वाला है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जिस वक्त परेशान होते हैं उसकी क्या औकात है या उसकी क्या वक़्त है, वो उस वक्त हमें समझ लेना चाहिए। ये मैं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ का ट्रॉमा मेरे ऊपर टिकता नहीं है, टचवुड, स्टे नहीं करता, चला जाता है। कोई भी कुछ भी गलत भी किया हो तो भी मैं बिगर पिक्चर देख लेती हूँ कि इसमें कुछ नहीं। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि कोई भी चीज़ होती है उनको बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इन द बिगर पिक्चर इट डजंट एक्चुअली मैटर, कल तुम इस चीज़ को भूल जाओगे। दूसरा, मैं अपने सारे ट्रॉमा को किस्सा बना सकती हूँ, मैं दूसरों को एज अ स्टोरी बता सकती हूँ। जो मेरा चैनल इज़ क्वाइट प्रूफ, सपोर्टिंग एविडेंस कि मैं क्लियरली अपने किस्से ओपनली सबको बता सकती हूँ। वो किस्से तो खास करके जो मेरे निजी किस्से हैं, जबकि वो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, फिर भी उनको मैं ईजिली लोगों को बता सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो शेयरिंग वाला चीज़ होती है ना, जब आप अपनी परेशानियों को किसी और को बताते हैं तो वो बताने के प्रोसेस में ही हीलिंग शुरू हो जाती है। तो जो लोग घुन्ने होते हैं ना, जो कुछ किसी को बताते नहीं, अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, वो स्ट्रेस ज़्यादा हो रहते हैं। किसी को बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं, वही सीक्रेट 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 छुपा के रखो, बताओ मत, ये गलत है, किसी को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में। तो मेरे हिसाब से
हीलिंग के लिए हर किस्से को या हर बात को बताना बहुत ज़रूरी है, हर बात को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि वक्त से बड़ा हीलर कोई नहीं, समय बड़ा बलवान, सबसे बड़ा हीलर है वो। तो समय बीतता है तो धीरे धीरे ट्रॉमा भी हील होता है, लेकिन हवा आने दीजिए। कमरे जो बंद होते हैं ना, उनमें सीलन हो जाती है, बदबू आने लगती है, सड़ने लगते हैं, अजीब सी गंध आ जाती है। वही कमरे जो जिनमें खिड़कियां खुलती हैं, धूप का प्रवेश होता है, हवा का प्रवेश होता है, वो कमरे हमेशा फ्रेश होते हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ पता चलती है। तो अपने दिल के दरवाजे भी खोल के रखिए, हवा आने दीजिए, धूप आने दीजिए, तो अपने आप जो जख्म है वो सूख जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो वो नासूर बन जाते हैं ना। और तीसरा जो मैं कितनी बार बोलती हूँ वो है योग करना, यानी योगा। एक इंटरव्यू में देख रही थी किसी साइकोलॉजिस्ट का, उसने बोला कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा उसको कंट्रोल या उसका इलाज करने का तरीका है आदमी को योगा करना। कहता है पता नहीं क्यों आज भी जो सेंटर्स हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो योगा सेंटर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज़ प्रूवन कि जो योग करते हैं, जो योगा करते हैं उनको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। वो और जिनको है, अगर उनको PTSD है, PTSD, वो अगर योगा करते हैं तो हील हो जाते हैं। इट्स अ वेरी फास्ट हीलर। क्यों ऐसा है? क्योंकि योगा में क्या है ना, हम अपने हर शरीर के हर अंग के दरवाजे खोलते हैं। कहते नहीं है कि जो स्ट्रेचेस हैं, स्ट्रेचेस और उसके साथ ब्रीदिंग की जो कोऑर्डिनेशन है, ये जब हम ब्रीथ करते हैं ना और सही वक्त पे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे हर पोर्शन, शरीर के हर पोर्शन में ऑक्सीजन जाता है। एंड शरीर के हर पोर्शन में जब ऑक्सीजन जाता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है, दिमाग की, शरीर की, हर जगह की। और उसके साथ है मेडिटेशन। मेडिटेशन तो सबसे बड़ा हीलर है। अगर हम मेडिटेट कर सकें दिन में 5 मिनट या 10, जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको तो मैं खास कर बोलूँगी, कोई भी स्ट्रेस हो जीवन में, कुछ भी हो, तो ये 2-3 चीज़ें अपने जीवन में लाइए। पहले तो अपना स्ट्रेस किसी से शेयर करिए, दूसरा योगा अपने जीवन में ले आइए। मैं तो कहती हूँ, मेरे लिए तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सूर्य नमस्कार। मुझे लगता है अगर व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर ले, कुछ कहते हैं 108 ना भी करे यार, 25-30 ही कर ले, 21 कर ले रोज, बस इट इज़ मोर देन इनफ। और साथ अगर क्लब कर सके मेडिटेशन, तो इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ हीलिंग योरसेल्फ, माइंड एंड सोल बोथ। तो इस वीडियो का मकसद पहला तो ये कि जब हम किसी व्यक्ति को देखें कि वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है जो सालों पहले उसने एक्सपीरियंस किया था, तो हम उसको नाटक ना समझें, दूसरे को जज करें ही ना। उनकी जो वो किस दौर से क्या गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, कैसा उनको फील हो रहा है, ये वही जानते हैं। और बी काइंड टू ईच अदर। सबसे पहले तो अपने आप की, आप थोड़ा अपने लिए आप काइंड रहें। बी अ बिट, हैव सम कंपैशन फॉर योरसेल्फ। हर चीज में अपने को थोड़ा रियायत बरतें, थोड़ा लीनियंट रहें अपने आप से। हर चीज में अपने को क्वेश्चन और अपने को गलत न खड़ा करें। कुछ गलत हो जाए तो अपने को माफ कर दें, आगे बढ़ें। होपफुली आप सबको कुछ समझ में आया हो, कुछ शायद कुछ किसी को कुछ अच्छा लगे इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे और कुछ समझ में आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सुन रहे हैं अगर आप, तो धन्यवाद। शेयर करें वीडियो को, उन सब के पास पहुंचाएं जिनको ज़रा भी इससे मदद मिल सकती है, जिनको ज़रा भी इसकी जानकारी अगर मिलेगी तो उनको कुछ फ़ायदा होगा, जो शायद अपने पास ट्रॉमा में अटके हुए हैं। शायद वो इस चीज़ को सुन के कुछ उनमें तब्दीली आए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। चल सिया, बाय बाय।